अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करें तो आगे का रास्ता क्या है ये समझ नहीं आती। एक तजवीज़ ये ज़रूर दी जाती है कि बातचीत करें, सियासी जमातें मिलकर बैठें तो शायद कोई राह निकल सकती है। इसके ऊपर हम कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं और हुकूमत की तरफ से भी कई दफ़ा इनिशिएटिव दिया गया है। इसी तरह की बात की असम्बली के अंदर भी अयाज सादिक साहब स्पीकर ने, जब असद कैसर और अयाज सादिक के दरमियान एक हीटेड एक्सचेंज हो रहा था और असद कैसर साहब ऑब्वियसली अपनी पोजीशन बता रहे थे, अपनी पार्टी की पोजीशन बता रहे थे कि उनके ऊपर किस तरह से सख्तियां हो रही हैं, तो इसके जवाब में अयाज सादिक साहब ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसके ओहदेदारान, बल्कि बजाते खुद स्पीकर साहब भी कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह चुके हैं कि तमाम तर मामलात का हल या इनसे आगे बढ़ने का रास्ता मुज़ाकरात है। सियासी जमातें मिलकर बैठे, हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठे, बातचीत करे और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात आगे लेकर चले। एक बार फिर अयाज सादिक साहब ने ये बात तो कही, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत के साथ कई दफ़ा पहले भी बैठ चुकी है, लेकिन इस तरह की कोशिशें ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा है कि सियासी मामलात का हल बातचीत ज़रूर है, मुज़ाकरात ज़रूर है, लेकिन हुकूमत के पास ना तो कोई अमली ताकत है कि वो कोई रिलीफ दे सके। दूसरी बात, इतनी छोटी सी बात यानी मुशावरत के लिए मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से तो मुलाकात नहीं करवा सकते, तो फिर क्या बात करें। और फिर इस सब से हटकर एक हकीकत ये भी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सख्ती हो रही है उसके ऊपर मामलात कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये भी कि अगर इस तरह के कोई मुज़ाकरात होते हैं तो क्या हुकूमत और सियासी जमातें इस पोजीशन में भी हैं कि वो कुछ गुंजाइश निकाल सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस तरह सारी सूरत हाल डिस्कस करते हैं और सवाल ये कि क्या जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद होगा या उसको हुकूमती जमातों के साथ मुज़ाकरात करने भी चाहिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपसे शुरू करते हैं, ये बताएं क्या समझते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हर चीज़ का हल, जैसे मैंने कहा, बातचीत में है और हम कई दफ़ा इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच भी है जिसको सामने रखना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये कहती है कि हमें क्या मिलेगा अगर हम इनके साथ बैठ कर बात करते हैं, तो कितना वज़न है उनकी बात में? शुक्रिया अलीना। ये जो मुज़ाकरात हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा कि मुज़ाकरात होने किस बात पे हैं और क्या ये मुमकिन है भी या नहीं है। मुज़ाकरात जो पीटीआई की अगर डिक्शनरी में देखा जाए और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान की डिक्शनरी में देखा जाए तो मुज़ाकरात का मतलब है कि वो इक़्तिदार में वापसी चाहते हैं। आप जब भी उनके इनकी तमाम तर मुतालबात के हवाले से देखें, इमरान ख़ान की रिहाई तो है ही है, उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि उनका छीना गया मैंडेट और उसके साथ साथ ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो जेन्युइनली इसके जो फॉर्म 45 के तहत जो नताइज हैं उसके तहत ही ये सारा कुछ वो किया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई का जो एक जो आइडिया है या जो पीटीआई का इस हवाले से है वो टोटली डिफरेंट है जो हुकूमत समझ रही है। तो इसी वजह से अगर आप देखें, जो माजी में एक स्पीकर की तरफ से ये सारा एक कमेटी बनाई गई थी वो नाकाम हुई है और अब भी ये जो पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि हुकूमत के पास मैंडेट है या नहीं है या हुकूमत के पास अख्तियारात हैं या नहीं है, तो हमें इसका वाइस वर्सा भी देखना चाहिए कि क्या ये जो पीटीआई के वो तमाम रहनुमा जो कि मुज़ाकरात का मुतालबा करते हैं बार बार, क्या इनके पास कोई अख्तियारात हैं या नहीं है। आपको याद होगा जब ये हुकूमत और जो इनकी पीटीआई की कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम हुए थे तो उसके बाद असद कैसर साहब भी थे जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें ये बताया था कि हम तो महज एक डाकिया हैं और जो इमरान ख़ान हमें बताते हैं हम वो आगे जाके हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ वो जाके डिस्कस करते थे। तो असल जो मामला है मुज़ाकरात के हवाले से, चाहे 10 मरतबा ये हुकूमत ऐलान कर दे या पीटीआई के दीगर रहनुमा ऐलान कर दें, मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक खुद इमरान ख़ान नहीं चाहेंगे। और इमरान ख़ान जो है वो जिन बातों के ऊपर अटके हुए हैं वो पहले दिन से उसी के ऊपर ही हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये स्पीकर की तरफ से गो के ये होना चाहिए और किसी भी एक आइडियल जमहूरी मुआशरे में इसी तरह ही सियासी मामलात को हल किया जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान ख़ान एक आइडियल जो जमहूरी मुआशरा है या जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उसको मानते हुए ये कोई भी इस तरह के
जो फैसले लेते हैं। आपको याद हो अभी चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले जो पीटीआई के असीर रहनुमाओं ने भी इस हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से अपनी पार्टी की लीडरशिप से मुतालबा किया था और हुकूमत से मुतालबा किया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने ट्वीट करके ये इस हवाले से कहा था कि मुज़ाकरात का अब टाइम नहीं रहा और ना ही मुज़ाकरात के लिए अब कोई इस तरह की जो है वो मुमकिन है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई है जो मुज़ाकरात की, ये कोई फ्रूटफुल हो सकती है और कामयाब हो सकती है। इसमें दीगर अवामिल को भी अगर शामिल किया जाए, 9 मई से रिलेटेड अगर वो मामलात हैं उसको देखा जाए, या फिर उसके साथ साथ 26 नवंबर के हवाले से जो केसेस हैं पीटीआई के, उन तमाम को भी अगर इसके साथ मिला के देखा जाए तो ये पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा कि ये मुज़ाकरात का कोई कामयाब हो सकता है। और उसकी वजह यही है कि इमरान खान या तो जो पीटीआई के अपने अरकान हैं वो ये चाहते हैं बातचीत के ज़रिए उनके ऊपर जो जारी ये मुश्किलात हैं और जिस तरह से क्रैकडाउन किया जाता है गिरफ्तारियों के हवाले से, ये सारी चीज़ें ख़त्म हों, मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत करें और कुछ मसाइल हल हों। लेकिन उसमें जो वाहिद रुकावट है वो इमरान खान ही है। ठीक है, ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन असल सवाल जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी और सबके अंदर भी ये, सबके जहनों में भी ये है ना रीमा, कि आया मुज़ाकरात हल हैं या मुज़ाकरात के बग़ैर अब जिस तरह के हालात हैं आगे चलना चाहिए और फिर किसी और एवेन्यू को एक्सप्लोर करना चाहिए। आपके ख्याल में क्या बेहतर है? जी शुक्रिया लीना। फ़खर ने बात की आइडियल जमहूरी वैल्यूज़ की और उन्होंने कहा इमरान खान उन्हें नहीं मानते। ये दुरुस्त है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो सब उन पे ये क्रिटिक करते थे कि वो जमहूरी जो एक रवायात हैं, वैल्यूज़ हैं, उन पर पूरे नहीं उतरते। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है, जो हमारी रूलिंग पार्टीज़ हैं, वो जमहूरियत का जो बुनियादी असूल है, आप आगे आइडियल जमहूरियत की तरफ ना जाएं। जमहूरियत का आइडियल एक जो बुनियाद है, जो है पॉपुलर सॉवरेंटी, जो है लोगों का वोट, उसी पे पूरा नहीं उतरते। उनकी जो लिजिटिमेसी है टू रूल, वही क्वेश्चनेबल है। तो जब हम आइडियल जमहूरी रवायात की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो उससे पहले जमहूरी वैल्यूज़ की बात कर ले, ये हुकूमत उस पर पूरा नहीं उतरती। तो पहले क्रिटिक उनकी बनती है, फिर बाद में आता है कि बेहतर जमहूरी रवायात किस तरह कायम की जा सकती हैं, उसमें आप इमरान खान की ज़रूर क्रिटिक करें। पहली बात तो ये। दूसरी, पाकिस्तान का इट्स द बिगेस्ट क्लीशे, हर वक्त हम ये बात करते हैं सियासी जमातें मिल के बैठ जाएं। स्पीकर साहब ने भी किस बात पे ये कहा कि असद कैसर साहब, वैसे जब वो स्पीकर थे उनका भी क्या टेन्योर था, वो भी बहुत ही पार्टिजान स्पीकर थे, लेकिन अयाज सादिक साहब भी काफ़ी पार्टिजान बातें करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी कल भारत में अरेस्ट हुए, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर तो किसी ने नहीं मांगा। मतलब राहुल गांधी 2 घंटों के लिए पुलिस ने डिटेन किए प्रोटेस्ट के वक्त, बाद में वो वापस भी चले गए। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो उस वाक़ये को पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे? सो मुझे समझ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा आपको इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो आप बाकी सियासी जमातों के साथ बैठे, वहाँ पे आप लोग हल करें कि किस तरह इमरान खान साहब से मिलना है। इमरान खान साहब से मिलना उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका राइट होना चाहिए। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो इमरान खान साहब से क्यों मिलने मिलाने में इतनी ज़्यादा रुकावटें क्रिएट करते हैं। और सबको पता है, अगेन हमारी रियलिटी है कि ये फैसले हुकूमत नहीं करती। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि असद कैसर साहब ये स्पीकर से क्यों पूछ रहे थे कि आप हमें इमरान खान साहब से मिलने दें। वो कह रहे थे हमारा प्रिविलेज होना चाहिए, भारत में बहुत से प्रिविलेजेस हैं। तो ये फोरम जो उनकी डिमांड थी उसके हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। लेकिन अयाज सादिक साहब का भी जवाब ये देना कि आप मिलके बैठे हैं और अपने मसाइल हल करें, मतलब एक ये लीगल चीज़ है, एक राइट है, एक प्रिजनर का भी राइट है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का भी राइट है कि वो मिले। उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और आप कह रहे हैं उसके लिए भी आप मिलके बैठे, मुज़ाकरात हो, तो ये एक मजाक है। पाकिस्तान इस वक्त एक जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान एक हाइब्रिड निज़ाम भी नहीं है, ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम है यहाँ पे, जिसकी एक जमहूरी फसाड है। अब पीटीआई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये हमारी रियलिटी है, और उसमें अगर वो अपनी कोई जगह बना सके तो बना लें, क्योंकि उनकी भी जो बातें, हमारी जो रियलिटीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आइन, जमहूरियत, असूल उनसे बहुत दूर जा चुकी हैं। एक नया नॉर्म इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें जो सब स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने देखना है वो अपनी क्या जगह बना सकते हैं और क्या बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। मेरी नज़र में पीटीआई के लिए ये अब सवाल है कि इस सिस्टम को देखते हुए वो इमरान खान साहब पूरी तरह फ्रीली बाहर नहीं आ सकेंगे, आज़ादी से नहीं बात कर सकेंगे, पीटीआई को पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
लेकिन इस सब को देखते हुए अगर वो चाहते हैं उनके कुछ कारकुनान लीडर्स बाहर आ जाएं, अगर अगले इलेक्शन में जब भी वो हो उसमें उन्हें कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी मिल जाए, तो फिर शायद मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जो रेड लाइंस हैं, ये मैं कहूँगी पीटीआई के लिए सरेंडर होगा एक तरह से कि अपनी लेजिटिमेट डिमांड्स को वो लेट गो कर दें। लेकिन अगर वो ये करते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस उनके लिए बन सकती है। लेकिन जो रेड लाइंस हैं वो बहुत क्लियर हैं और उनमें से एक इमरान खान का फ्रीडम भी है अनफॉर्चुनेटली। रीमा, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में होगा ये करना या फिर नहीं? अरीना, ये फैसला उन्होंने करना है कि वो तारीख में किस तरह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या वो किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। हमारे तो एटलीस्ट मैं तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। ये पीटीआई का फैसला है और नजर आता है कि इत्तेफाक राय नहीं है, मुख्तलिफ लोग पार्टी को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लेके जाना चाहते हैं। एक हमारे पैनल पे शख्सियत है जो शुरू से जब बिल्कुल सोचा भी नहीं जा रहा था कि मुज़ाकरात की कैसे बात होगी भी, सलीम साफ़ी साहब ये कहते थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए और वही वाहिद रास्ता है। साफ़ी साहब, इस वक्त जहाँ पर हम पहुँच गए हैं, अभी भी आपका क्या यही ख्याल है? और जैसे अभी बात हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या तो मुज़ाकरात करें, सिस्टम का हिस्सा बने, या फिर मज़ाहमत करें, और फिर ज़ाहिरी बात है मज़ाहमत करेंगे तो सख्तियाँ भी होंगी। क्या बेहतर ऑप्शन है? देखिए, सियासी तनाज़ात का तो मुज़ाकरात के सिवा कोई और हल हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई अफलातून की ज़हन नहीं चाहिए, बल्कि एक आम ज़हन भी ये समझता है कि जो सियासी मामलात हैं वो मिल बैठ कर अफ़हाम व तफ़हीम से मुज़ाकरात से ही हल किए जा सकते हैं। और हमने माजी करीब में देखा भी है। देखिए, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी इतनी गहरी थी, बल्कि वो जितनी गहरी थी इतनी पीपल्स पार्टी की नहीं है, क्योंकि उनके लीडर को फांसी लगवा दी गई थी और उनके कारकुनों को दिन दहाड़े चौकों में कोड़े लगवाए गए थे। लेकिन एक वक्त आया कि उन्होंने दरपर्दा मुज़ाकरात किए और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी आज आप देखें तो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात समझी जाती है। इस तरह मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप भी क़ैद में थी। मियां शहबाज शरीफ भी क़ैद में थे, नवाज़ शरीफ भी क़ैद में थे, मरियम नवाज़ भी क़ैद में थी, शायद खाकान अब्बासी भी क़ैद में थे। उनकी कम वेश तमाम लीडरशिप क़ैद में थी। लेकिन उन्होंने उन दरपर्दा मुज़ाकरात के ज़रिए एक रास्ता निकाल लिया। लेकिन वो दरपर्दा मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तब हो सकते हैं जब आप उनके लिए कोई फ़िज़ा साजगार बना दें। उन सब ने पहले मसलन जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे के नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी तरफ से एक जेस्चर दे दिया और मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार कर दिया। इसी तरह और भी बहुत सारे इक़दाम उन्होंने उठाए थे, या इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे इक़दाम उठाए थे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई की ये ज़िद है कि उनके अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो हुकूमत से नहीं होंगे, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। हालांकि उनके लिए आसान रास्ता भी यही है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें, क्योंकि हुकूमत का रास्ता भी अल्टीमेटली वो इस्टेब्लिशमेंट से जाता है। अगर उनकी बात दुरुस्त है कि मामला तो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हैं, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में भी है लेकिन हुकूमत इनसे जो मुज़ाकरात करेगी तो उसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेगी। और अगर इनका ये इसरार जारी रहता है कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के ओपन मुज़ाकरात का और फॉर्मल मुज़ाकरात का पाकिस्तान में कोई रिवायत नहीं है। बट सर, अगर ऐसा होता है, पीटीआई को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्या आपको लगता है अगर पीटीआई मुज़ाकरात कर ले, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, तो ज़्यादा गेन करेगी, या फिर जो मुज़ाहमती अभी सियासत कर रही है उससे ज़्यादा गेन करेगी? नहीं, देखिए, ये तो अटल बात है। सियासी जमातें सियासत के लिए होती है, लड़ने के लिए नहीं होती। ये कोई फ़ौज नहीं है कि जो लड़ने के लिए हो, और फ़ौज लड़ने के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती। जिस तरह फ़ौज सियासत के लिए नहीं होती, इसी तरह सियासी जमातें लड़ने के लिए नहीं होती। और एक मुल्क के फ़ौज और सियासी जमात वो कब तक आखिर लड़ सकती हैं? तो आखिर अल्टीमेटली मुज़ाकरात ही की तरफ आना होगा। लेकिन सरदस्त इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही है, और जो मुज़ाकरात करने हैं मौजूदा हुकूमत के साथ किए जाए।
ठीक है, उमर चीमा साहब आपकी क्या राय है? देखें, मुज़ाकरात का अमल जो है ये तो एक बड़ा इट्स अ वेलकम स्टेप, इंगेजमेंट रहनी चाहिए। मैं कोई नताइज के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। कोई ऐसी अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो ये कभी भी कोई ऐसा कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। बस यही है कि कुछ 4 दिन के लिए चलते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या वजूहात क्या बनती हैं कि हमने इमरान खान को मिलना है, वो कहते हैं कि हमने नहीं मिलने देना, या कह जाते हैं और फिर बाद में लगता है जी कि पता नहीं शायद वो मुलाकात नहीं करा सके। तो इस दफ़ा भी मुझे सूरत हाल कोई उससे मुख्तलिफ नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं होते। ये जो आगे बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर गोहर बहुत ही नफीस इंसान है, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार भी नहीं है। यानी कि अगर नून लीग की या हुकूमत की बात करें तो इनके पास अगर इख्तियार नहीं है तो बैरिस्टर गोहर जो है उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है। पीटीआई में सिर्फ एक ही बंदा फैसले करता है और उसका नाम इमरान खान है। अब वो अपनी पार्टी को किधर लेकर जाना चाहते हैं और पार्टी किधर जाती है, मेरे ख्याल 2 मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं। उनकी जो बाकी लीडरशिप है वो चाहती है कि मुज़ाकरात हो जाएं, और वो इस तरह से जो सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं वो भी उनसे तंग आए हुए हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो एक जिस तरह के यानी कि उनको आज से मतलब ये है कि जो जेल में जाने से पहले तक जिस तरह के उनको हालात मिले, वो एक बड़ी अपनी एक ज़िद भी रखते हैं और वो समझते हैं कि चीज़ें अगर कोई मुझे किसी के साथ बात भी करनी है तो एक यानी कि कोई ऐसा ना लगे कि मैं कोई किसी के सामने मैंने सरेंडर किया है। बाकी ये बात है, ये जो बातें हम कर रहे होते हैं ना, पीटीआई ने कोई अभी तक को अच्छे प्रेसिडेंट उन्होंने भी सेट नहीं किए। मसला ये है कि पीटीआई में और बाकी जमातों में जो मैं फ़र्क समझता हूँ, ये नहीं है कि बाकी जमातें जो हैं बड़ी परफेक्ट हैं। मसला ये है कि इमरान खान जो हैं उनमें सिस्टम को डैमेज करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। यानी कि इमरान खान जो है वो एक टाइम पर एक बहुत बड़ा मसला भी है, लेकिन वो मसले का हल भी बन सकते हैं। लेकिन ये है कि उनमें जो ज़्यादा सलाहियत है वो मसला पैदा करने में है। बाकी जमातें जो हैं उनका इशू ये है कि वो उस तरह से वो उनके डैमेज से बचना चाहती हैं और वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं। उन्होंने वक्त के साथ जो सबक सीखे वो उससे डिफरेंट हैं। साफ़ी साहब जिस तरह बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी में फ़र्क था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो भी बड़े एक एक्सट्रीम किस्म की पोजीशन लेते होते थे। जो बेनज़ीर भुट्टो हैं वो उनसे डिफरेंट थी। वो एक जब सिस्टम था तो उसके अंदर वो काम करना चाहती थी। अभी भी जो इनका ज़्यादा मसला चलता है गवर्नमेंट का और उनका, वो यही है कि जिस तरह वो पहले फ़खर ने भी बात की कि वो चाहते ये है नहीं कि हमें इक़्तिदार मिले। अब यह है कि फ़र्ज़ किया कि अगर इक़्तिदार भी मिलना हो, अगर फ़र्ज़ किया कि इस बात पर भी तय हो जाए जी कि कोई मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले जब तक आप में कोई एक एतमाद साजी नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगा कि ये बंदा आकर बाद में क्या करेगा, तो उस टाइम तक कोई चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं सकती। जब ये हवाला आता है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट के लिए होता है या इवन एस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है, वो जब तक इमरान खान उनको एतमाद फराहम नहीं करेंगे, ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। हम जो है ये डिस्कस करते रहेंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, और ये इसी तरह गेम आगे चलती रहेगी। और हम जो है अगले कोई 3 साल बाद भी यही बातें डिस्कस कर रहे होंगे कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। नहीं सर, नतीजे पे तो बाद में पहुंचना है ना। हम तो अभी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने भी चाहिए मुज़ाकरात या नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे मुतालिक भी दो राय पाई जा रही है अपने ही अंदर जमात के। देखिए, अगर तो इमरान खान का मौक़िफ़ देखें तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप सियासी जमातों से करें और वो सियासी जमातों से नहीं करना चाहते और वो वाकई नहीं करना चाहते, वो सियासी जमातों को सियासी जमात समझते नहीं है। सही है। हम जो उनको एक जमहूरियत की बात करते हैं, इमरान खान जो है वो अपने अलावा किसी को जमहूरियत नहीं समझते, वो अपने अलावा किसी को सियासी जमात नहीं समझते। ये वो लोग हैं, हम तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, तो जब पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था तो उसके बाद क्या नारा लगा था इमरान खान का, क्या नारा था? वो ये था जी मुकमुका हो गया। ठीक है, तो वो मुकमुका की सियासत पर ही यकीन नहीं रखते। वो एक जो एक एडवर्सेरियल किस्म की
सियासत पर यकीन रखते हैं कि जिसमें कोई एक दूसरे के साथ आपके स्पीकिंग टर्न भी नहीं हो सकते। तो अभी जो है इनके उनका बार बार जो वो रुजू है वो इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बात नहीं करना चाहती, वो आगे इनको सियासतदानों की तरफ भेज देते हैं। तो फिर ये है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ना करें। अदरवाइज मुझे तो इसमें यानी कि मैं इंगेजमेंट के तो हक में हूँ कि फिर भी कुछ ना होने में कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे से बात चलते रहनी चाहिए। हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए, मतलब लेकिन बात अगर उनको चल लगता है कि इसका फायदा को नहीं। हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि हो सकता है, ये बहुत बड़ी रिलेटिव टर्म है। अभी हमने देखा कि जब हो पीछे मुज़ाकरात तो एज सच कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान ही हुआ। तो ज़रा इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। हमारे एनालिस्ट भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम जी। हम बात कर रहे हैं कि क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने भी चाहिए या नहीं। फ़खर, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे और फिर कॉन्वर्सेशन यहाँ भी निकली थी जिसका रीमा जवाब दे रही थी। आपने आइडियल जमहूरियत की बात की, मिसालें दी, तो कही थी पहले जो बुनियादी जुज़्व हैं जमहूरियत के वो तो एटलीस्ट पूरे करें ना मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सिस्टम। जी बिल्कुल, 3 पॉइंट्स रीमा ने उठाए थे और तीनों के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। पहली वो बात कर रही थी कि आइडियल जमहूरियत है क्या पाकिस्तान में या नहीं है। देखें, जब ये 2022 में इमरान खान को हटाया गया था, एक बिल्कुल आइनी तरीके से हटाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। उसके बाद इमरान खान ने जो कुछ किया वो सबके सामने है। क्या उन्होंने एक जमहूरी और क्या आइनी तरीक़ाकार से अपना एक प्रोटेस्ट किया था या नहीं किया था, ये सबके सामने है। जिस तरह से रियासती इदारों के हवाले से चढ़ाई की गई। रीमा दूसरा कंपेयर कर रही थी कि आप राहुल गांधी और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है क्या उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। 2 घंटे में राहुल गांधी जो है वो रिहा हो गए थे। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही थी। देखें, राहुल गांधी 300 लोगों के साथ एक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट अपना जो है वो रिकॉर्ड कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की तरफ जा रहे थे। उसको अगर हम कंपेयर करें जो इमरान खान ने किया, वो क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी सबके सामने है कि जिस तरह से वायलेंट इमरान खान की ये सिर्फ ये नहीं है कि 9 मई से रिलेटेड है। उससे पहले आप 2014 का देख लें, प्रोटेस्ट में जिस तरह से किया गया, पीटीवी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिस तरह इन्होंने किया था इदारों के ऊपर चढ़ाई, ये सब के सामने है। क्या ये एक आइडियल जमहूरियत में होता है या नहीं होता। और तीसरी बात ये कह रही थी रीमा जो फैक्ट्स के हवाले से कि क्या इनको मुलाकात तक तो नहीं करने दी जाती। जो अदालतों को रिकॉर्ड पेश किया गया है इनकी मुलाकातों के हवाले से, सिर्फ 1 से 1.5 साल में जो इनकी मुलाकातें कराई गई हैं वो कोई 454 मीटिंग्स कराई गई हैं इनकी, और जिसमें कोई 1600 से अबव जो है वो लोगों ने इनसे मुलाकात की है। उसमें से 590 के करीब इनके लॉयर्स भी मिले हैं। फिर इसके साथ साथ इनकी फैमिली की जो मीटिंग्स मुख्तलिफ औकात में वो की गई हैं वो भी कोई 273 टाइम्स है। इसी तरह जो मीडिया पर्सन से इनका इंटरेक्शन है जेल के अंदर वो भी अबव 300 है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है इनको बिल्कुल ही जो है वो आइसोलेट करके और इनको जो है वो एक किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो ये हकायक जो अगर हम उसके साथ बिल्कुल देखें तो ये आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं चाहूँगी पहले रीमा साहिबा जवाब दे लें तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी रीमा। अलीना, जमहूरियत को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन हम सब के लिए। आइडियल जमहूरियत क्या है, उस पर बहुत से मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू पाए जाते हैं। आपको एकेडमिक लिटरेचर भी बहुत सा मिल जाएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस इस बात पे है कि जमहूरियत का मतलब है वोट के ज़रिए अपने हुक्मरान को इलेक्ट करना और एक कंपेटिटिव फील्ड होना कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ या उम्मीदवार जो हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे हैं और लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में आके हुक्मरानी करते हैं। ये बुनियाद है जमहूरियत की। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ले आते हैं, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी ले आते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, जो समझते हैं सिर्फ मैं ही हकदार हूँ, सिर्फ लेजिटिमेट वॉइस हूँ लोगों का, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सेकेंड पार्ट, सब्सटैंटिव पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, जिस पे वो यकीन नहीं करते। हमने क्या किया, एक बहुत मेरा ख्याल है ट्रेजेडी हुई हमारे लोगों के साथ कि हमने वो जो बुनियाद है जमहूरियत की, उससे ही पीटीआई को हटा के लोगों ने, अवाम ने पीटीआई को आउट ऑफ पावर वोट नहीं किया, अवाम ने बाकी पार्टीज को इन पावर वोट नहीं किया,
हमने जो हमारे एक मैनिपुलेशन होता है सिस्टम का, उसमें ये सियासी जमातें जो हैं वो साथ मिल बैठी और उन्होंने उस जमहूरियत की बुनियाद को ही ख़त्म कर दिया। तो मैं समझूंगी कि ये मेरी तरफ से हिपोक्रेसी है कि मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ आइडियल, लेकिन मैं जो जमहूरियत का फंडामेंटल है, जो पीटीआई और इमरान खान साहब को महरूम रखा गया जिससे, उसकी बात ना करूं। आगे मैं फ़ख्र से एग्री करती हूँ, कई साल हमने इस पे बात की है कि क्यों इमरान खान साहब और उनका पॉपुलिज्म आइडियल जमहूरी जो वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ है। दूसरी बात, अगर आप कौमी असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो देखें, जो एयाज सादिक साहब थे उन्होंने बहुत अजीब सी बात की। उन्होंने कंपेयर नहीं किया प्रोटेस्ट इंडिया में और प्रोटेस्ट पाकिस्तान में। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से कहा इमरान खान तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर की क्या अहमियत इस वक्त। वो बात कर रहे थे कि राहुल गांधी को 2 अरेस्ट किया गया भारत में, किसी ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर की बात नहीं की। मतलब आप कैसे बात कर सकते हैं? ये कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ये प्रोटेस्ट के तरीके कार का कंपैरिजन नहीं है, ये प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है। राहुल गांधी का कोई क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर मांगेगा जबकि वो सिर्फ डिटेन हुए हैं और 2 घंटे बाद में वो वापस आ गए। तीसरी बात जो रीना बहुत अहम है, आपने भी, मेरा ख्याल है आप भी इस पर बात करना चाहती थी, मुलाकातें। देखिए, अब लेट्स नॉट फूल आवर ऑडियंस, मुलाकातें हो रही हैं लेकिन सिलेक्टिव हो रही हैं। उसके पीछे क्या तरीकाकार है, कैसे फैसला करती है पुलिस अथॉरिटीज, जेल अथॉरिटीज सॉरी, कि कौन इमरान खान साहब से मिलेगा, इस पे एक्सेस पे बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। इस एक्सेस पे देखा जा रहा है कि किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना। ये सही नहीं है, जेल मैन्युअल के हिसाब से सही नहीं है, अदालत के फैसलों के हिसाब से सही नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक के हिसाब से सही नहीं है। अब इसको हम बैठ के डिफेंड कैसे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो लोगों से मिल रहे हैं 100 से ज़्यादा, जितनी भी फ़ख्र ने बात की मैं डिस्प्यूट नहीं करूंगी, लेकिन ये सिलेक्टिव मुलाकातें हैं और इस पे जो है एक रिस्ट्रिक्शन रखी जा रही है कि किसको मिलने देना है और किसको नहीं मिलने देना, और ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज है मेरी नजर में। खैर और भी बहुत बातें हैं लेकिन लंबी मेरी तकरीर हो गई। मैं बस टाइम बड़ा महदूद है तो प्लीज मैं जल्दी से चाहूंगी कि आप लोग अपना सिलेक्टिव मुलाकातों के हवाले से, सिर्फ सिलेक्टिव मुलाकातों के हवाले से ही मैं बात करूंगा। देखें, ये जो सिलेक्टिव वाली जो एक टर्म यूज की जा रही है ना पीटीआई की तरफ से, ये भी इसमें बायसनेस है। आप देखें कि ये जो शुरू किया गया था ये सिलेक्टिव मुलाकातों के हवाले से, ये सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से किया गया था। सलमान अकरम राजा साहब ने जब ये बयान दिया था उससे 2 दिन पहले ये मुलाकात करके इमरान खान के साथ आए थे, और उसके बाद नेक्स्ट जब ये मुलाकात करने गए तो वो बैरिस्टर गोहर को जाने दिया, इनको नहीं जाने दिया। तो उस बुनियाद के ऊपर इन्होंने कहा कि ये सिलेक्टिव लोगों को भेज रहे हैं। 2 दिन पहले ही अलीमा खान और सलमान अकरम राजा मिल के आए थे। इसी तरह ही होता है कि आप ये नहीं जो जेल मैनुअल के तहत के आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर चले जाएं, जो बाकायदा डेज एक वो किए गए थे, तफवीज किए गए, ट्यूसडे और थर्सडे का डे फिक्स किया गया। ट्यूसडे को वकला मिलते हैं, थर्सडे को फैमिली वाले मिलते हैं। एग्जैक्टली, फैमिली के लिए। अब मसला ये आ रहा है कि अगर ट्यूसडे को लिस्ट दी गई, लेट्स से फ़खर दुरानी, उमर चीमा साहब और सलीम साफ़ी साहब मिलेंगे, उस लिस्ट में नाम आप तीनों के हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा सिर्फ उमर चीमा साहब को भेज दो और फिर अलीना और रीमा को भेज दो। Who are the jail authorities to decide कि अलीना और रीमा जाएंगी, और जिनके नाम है, जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं, साफ़ी साहब और फ़खर साहब, और वो नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, वो नहीं जाएंगे। ये बेसिकली मसला है अलीना। ये मसला है कि ये एक हफ्ते अगर कोई पहले मिल के आता है तो नेक्स्ट वीक भी अगर वही चला जाता है, तो उस बुनियाद के ऊपर ये एतराज़ लगाया गया था। और ये बाकायदा जो लिस्ट है और नाम है, ये इमरान खान की तरफ से, और ये इमरान खान की तरफ से ही अप्रूव होके आती है लिस्ट। सर, इसके ऊपर भी एतराज़ आया है कि खान साहब वो लिस्टें नहीं अप्रूव करते हैं, उनकी अथॉरिटी नहीं है। और अगर खान साहब ये कहते हैं कि वो 6 दफे एक ही बंदे से मिलना चाहते तो होना चाहिए। ये तो जो इनके जो जुनैद अकबर साहब हैं वो खुद अपने ही रहनुमाओं के ऊपर एतराज़ लगा चुके हैं, और इस तरह से उन्होंने वो कहा भी है कि ये खुद पीटीआई के अपने लोग हैं जो कि बताते हैं कि फ़लाँ शख्स को जाने देना है, फ़लाँ शख्स को नहीं मिलने देना। तो ये तो पीटीआई के अंदर भी ये एक लड़ाई है, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी हैं कि ये शायद जुनैद अकबर साहब का ये बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं हुकूमत से ज़्यादा हमारे अपने जो पीटीआई के लोग हैं वही बड़ी रुकावट हैं इमरान खान के साथ मिलने के हवाले से, और वही जो है ये कंट्रोल करते हैं कि किसको मिलने देना है, किसको नहीं मिलने देना। सर, वो जेल अथॉरिटीज़ कहते हैं कि नहीं जी, जो लिस्ट पे हैं वही जाएंगे। अलीना, फैसला तो जेल अथॉरिटीज करती है ना, पीटीआई तो नहीं करती, और ये दुरुस्त है। पीटीआई में इनफाइटिंग है, पीटीआई के जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस सिचुएशन को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि सही नहीं है, राइट्स नहीं है, जेल मैनुअल के उसूल नहीं है, ये पूरा आर्बिट्ररी तरह से बल्कि सिलेक्टिव तरह से किया जा रहा है। और पीटीआई के अंदर भी बहुत लोग हैं जो स्टेटस को खुश है कि वो पीटीआई इमरान खान साहब से मिले, और कुछ लोग हैं जो ना मिले। तो ये पूरा एक सिलसिला चल रहा है। एटलीस्ट मैं तो इसको डिनाई नहीं कर सकती जो मेरे सामने फैक्ट्स हैं उसको देखते हुए। ठीक है जी, इसी के साथ लेते हैं हमारे तजियाकारों की। आपने बुनियादी सवाल के ऊपर राय जानी। डिवाइडेड है ज़रा इसके ऊपर पैनल कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी बसीरत का शदीद किस्म का टेस्ट इस वक्त कि क्या होना चाहिए। मुज़ाकरात एक तरफ, लेकिन बाकी भी जो आगे जिस तरह से चलना है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त सीरियसली स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आप लोगों के सवालों के साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। रीमा उमर साहबा, आपसे सवाल हो रहा है कि अमेरिका ने कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया है। इस फैसले को हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी का नतीजा करार दिया है। सवाल तो ये हो रहा है कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि हमें थोड़ा ये भी समझाइएगा कि इस पाबंदी का मतलब क्या है। जी अलीना, BLA पहले से प्रिस्क्राइब थी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और अब मजीद ब्रिगेड को भी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका दर्जा मिल गया है। इसका मतलब क्या है? 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको देखा जाता है बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं कुछ गलत ना हूँ, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। एक इसका हिस्सा बहुत दिलचस्प है। पहला तो ये है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस हो, दूसरा वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, तीसरा जो दिलचस्प है कि वो अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करे, या अमेरिका के जो नेशनल्स हैं, फॉरेन रिलेशंस हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, उनको थ्रेटन करे। तो अमेरिका ने ये समझा है कि BLA मजीद ब्रिगेड जो है वो अमेरिका के फॉरेन रिलेशंस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट या उनके नेशनल्स को थ्रेटन करती है। तो ऑफ कोर्स ये एक सक्सेस है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। पाकिस्तान इस पे एक भरपूर केस बना रहा था कि BLA मजीद जो ग्रुप है वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस पे होता क्या है, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस शायद इतने प्रोफाउंड ना हो इस सिचुएशन में। वो होता है ऐसे कि आप कोई भी अमेरिकन सिटीजन जो है वो मटेरियल सपोर्ट उन्हें नहीं दे सकता। अगर उनका कोई ओहदेदार या उनका कोई मेंबर अमेरिका में है वो डिपोर्ट हो सकता है, वो अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता। इस तरह के इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन मुझे दिलचस्प बात ये लगती है कि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान को खतरा है एक नेक्सस जो अमेरिका, इजराइल और भारत के बीच में है, मुस्लिम ममालिक को और बिलखसूस पाकिस्तान को, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है। तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए ये एक नेक्सस जो है ये काम कर रहा है। ये भी कहा जाता था कि BLA जो है वो चाइना के जो इंटरेस्ट्स हैं, चाइना की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको अटैक करते हैं, अमेरिका को कुछ नहीं कहते या यूरोप को कुछ नहीं कहते। तो अब इस सब पे हमें सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ पावर डायनामिक्स चल रहे हैं, ग्रुपिंग्स चल रही हैं। क्योंकि अगर अमेरिका ने भी मजीद ब्रिगेड को BLA की दहशतगर्द तंजीम जो है वो कह दिया है, तो शायद इतना आसान नहीं है अब हमारे लिए कहना कि जो बलूचिस्तान में होता है और इन अटैक्स के पीछे अमेरिका, भारत, इजराइल का नेक्सस है, जो कि एक आम बात है जो की जाती थी। सो ये मेरे लिए एक दिलचस्प चीज़ है। दूसरी चीज़ जो एक दिलचस्प चीज़ है लीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है। हमास भी अमेरिका के लिए एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम चीज़ है एक मॉरल क्वेश्चन। और जब हम देखते हैं BLA जिस तरह ऑपरेट कर रही है, वो इंसानी हकूक की वायलेशंस, अगर आप जंग के कवानीन भी इस्तेमाल करें, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जो जुराइम है, जिस तरह की वो कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस तरह का वो वायलेंस करते हैं, जिस तरह स्पेसिफिकली वो अटैक्स करते हैं, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स में भी मुलविस है। तो पॉलिटिकली दहशतगर्दी कहना, दहशतगर्द गिरोह कहना, उसकी अपनी अहमियत है पॉलिटिकल सिनारियो में। लेकिन मॉरली मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स में भी मुलविस हैं, अगर आप जंगी कवानीन भी इस्तेमाल करें। तो ऑफ कोर्स आपका जो सवाल था फॉरेन पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स एक जीत है, लेकिन मजीद कुछ सवालात ये खड़े करती है कि हम किस तरह देखते हैं इस वक्त दुनिया में जिस तरह पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व हो रही है, काफ़ी डायनामिक सिचुएशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा। सलीम साफ़ी साहब, आप के लिए सवाल ये भेजा गया है कि इस्लामाबाद में कुछ मसाजिद और मदारिस की मुंतकिली या फिर इन्हदाम के कुछ इक़दामात हुए हैं
जिसमें एक बहस छिड़ गई है। हुकूमत इससे मुतल्लिक ये कहती है कि ये बाहमी रजामंदी से हुआ है, लेकिन कुछ इसमें जो मसाजिद के या इसमें कुछ जो जगहें हैं वहाँ पर ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि बाहमी रजामंदी से नहीं हुआ है। आपकी राय में जो हुकूमत के ऊपर इस मुतल्लिक तनकीद हो रही है, क्या वो दुरुस्त है, या ये मामला थोड़ा सा बल्कि हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। अलीना, देखिए, ये एक बहुत इस्लामाबाद में पुराना और दीरीना मसला है और इशू है, और 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये समझा जाता है कि जो मदारिस या मसाजिद बनाए गए हैं वो ग्रीन बेल्ट में बनाए गए हैं, जबकि वहाँ के मुदर्रिसीन का या वहाँ के इमाम का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, उन्होंने कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं और ये तनाज़ा चला आ रहा है। लाल मस्जिद भी का तनाज़ा भी इस वजह से पैदा हुआ था और हमने देखा कि उसके नतीजे में क्या कुछ इस मुल्क को देखना पड़ा। अब जो भी नई हुकूमत आती है तो शुरू में इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन की फ़िक्र में वो इस मसले को छेड़ना शुरू कर देती है, लेकिन फिर जब उसकी संगीनी को देखती है तो पीछे हट जाती है। और मेरे ख़्याल में एक जो इत्ला है मुझे कि कल एक मदरसे को डिमोलिश किया गया था, लेकिन फिर जब उसके बाद मुज़ाकरात हुए तो उसमें ये तय पाया कि उसको दोबारा तामीर किया जाएगा, हुकूमत की तरफ से उनके लिए तामीर किया जाएगा। तो ये चीज़ इस हुकूमत के बस की बात नहीं है, ये मसला हुकूमत हल नहीं कर सकेगी, और अगर हुकूमत इसको छेड़ेगी तो अपने लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ से दीनी तबक़ात सब फिर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं जिस भी मस्जिद या जिस भी मदरसे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। ठीक है, लेकिन साफ़ी साहब ये मुझे थोड़ा सा समझाएं कि अगर उसूली तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है कि मसाजिद या मदारिस ने तजावुज़ किया है या फिर गैर कानूनी जगह पर वो हैं, तो फिर मुज़ाकरात से तो ये मामला हल हो जाना चाहिए। हम इसको इतना टैबू, इतना मसला और फिर एक हवा क्यों बना लेते हैं? नहीं, एक तो जो लोग जिनके मदरसे हैं या मसाजिद हैं वो मानते नहीं है कि हमने गैर कानूनी तौर पर बनाए हैं, वो अपना दूसरा मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो वैसे तो पूरे शहरों के हिसाब से अगर शहरों का जायज़ा लिया जाए तो हमारे यहाँ 20-25% पाकिस्तान तजावुज़ात पे मबनी है, और जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला मामला चलता है। तो जिस तरह बाकी ग्रुप से एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, इसी तरह आप मसलन आपके कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हों तो उसके ख़िलाफ़ कितने लोग मैदान में निकल आते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब हुकूमत कोशिश करती है तो मदारिस और मसाजिद के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और ज़ाहिरी बात है कोई भी हुकूमत फिर उनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सैड है वैसे ये, बट थैंक यू सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच। उमर चीमा साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि इसराइल ने गज़ा में सहाफ़ियों के ख़ैमे पर बमबारी में 5 सहाफ़ी मारे हैं, क्या आलमी बरादरी इस पर कोई कार्रवाई करेगी या ये मामला अब एक बार फिर सिर्फ मज़म्मती बयानात तक महदूद रहेगा? अलीना, अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली ये मज़म्मती करारदादों तक की है, और किसी भी अदारे की या किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी इस मामले में जो एक उनका रिएक्शन है वो एक करारदाद से ज़्यादा, तो एक मज़म्मती बयान से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि ये एक दिन काबू ज़रूर आएंगे। ये जो लिस्ट इनके ख़िलाफ़ एक बन रही है, ये जो चार्जशीट है बहुत लंबी है, ये जो एक इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम की एक लंबी फ़हरिस्त है इसराइल की, ये इन पर ये किसी न किसी दिन काबू ज़रूर आएंगे। अभी तक अगर आप जर्नलिस्टों की बात करें तो जब से ये गज़ा वाला मामला शुरू हुआ है या जब से इन्होंने उधर जेनोसाइड शुरू किया है, 250 जर्नलिस्ट शहीद हो चुके हैं। 250 यानी कि इवन 250 से भी ज़्यादा है। कोई 178 की लिस्ट है जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्टों की है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की है। तो ओवरऑल सूरत हाल बड़ी ख़राब है, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क के लिए ये टॉलरेंस लेवल होता जो कि इसराइल के हवाले से दिखाया जा रहा है। अगर कोई और मुल्क होता तो हो सकता है कि अभी तक
कोई अमेरिका, कोई और अपने कोलिशन के कोई नेटो के कंट्रीज़ जो है उनको साथ मिला के तो उस पर हमला कर चुके होते हैं। लेकिन चूंकि इसराइल है एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये पूरे दुनिया पर ये हावी हुआ, बल्कि ये एक ओवरऑल इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। आगे बढ़ते हैं, फ़खर दुरानी साहब से सवाल करते हैं। फ़खर साहब, आपसे कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ाएं हुई हैं ATC से, उससे मुतालिक सवाल हो रहा है कि वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के केसेस में जो बरी हुए हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी खुशी की बजाय शक व शुबे का इजहार कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, बिल्कुल ये PTI की तमाम जो लीडर्स इस हवाले से ये हमेशा से डरते हैं और उनको ये डर होता है कि कहीं उनको इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो साथ जो है वो खेलते हुए या इस तरह का वो कोई ना दिया जाए और लक़ब दिया जाए। तो ये एक एक्सपेक्टेड था कि जो भी बरी होगा इन तमाम 9 मई के मुकदमात में उन सबको शक की निगाह से देखा जाएगा, और ये जो शक है ये टॉप लीडरशिप से, इमरान खान से ही आता है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी नहीं, अगर कल को कोई अली अमीन गंडापुर के हवाले से केसेस हैं उनमें से किसी में बरी हो जाते हैं तो वो उस पर भी इसी तरह ही होगा कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्योंकि मिले हुए हैं इसलिए इनको माफ़ कर दिया गया है। और ये सवालात उठाए गए हैं ये पहले भी, और उसकी जो वजह है मैं समझता हूँ आपको याद होगा जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी या जिन लोगों ने ये 9 मई की मजम्मत कर दी थी, उसके बाद उनके ऊपर तमाम जो केसेस हैं वो ख़त्म हो गए या केसेस उनके खिलाफ दर्ज ही नहीं किए गए थे। तो ये उसी की जो कंटिन्यूएशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर PTI के लोग शक करते हैं इन तमाम लोगों के ऊपर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फ़खर। और इसी के साथ हमारे पास प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया, तो अल्लाह हाफ़िज़।